प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं मोहिनी आपका स्वागत करती हूँ और आज से हम हिंदी साहित्य के इतिहास की कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं। तो हम देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ। इतिहास शब्द 3 शब्दों के योग से बना है। इति धन है, धन आस। यहाँ पे इति का अर्थ है ऐसा और ह का अर्थ है निश्चित ही, आस का अर्थ है था या घटित हुआ। मतलब इतिहास का शाब्दिक अर्थ हुआ कि ऐसा निश्चित ही था या घटित हुआ। अर्थात इतिहास में कल्पना का कोई भी स्थान नहीं है। सभी विद्वानों ने अपने अपने अनुसार इतिहास की परिभाषाएं दी है। तो हम देखते हैं पहले पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार इतिहास की परिभाषाएं। पहले हैं हेरोडोट्स या कहीं कहीं हेरोडोट्स भी लिखा रहता है। इनका जन्म यूनान या ग्रीक माना जाता है। याद करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इनकी पुस्तक है हिस्टोरिका या कहीं कहीं पर द हिस्ट्रीज भी लिखा रहता है। ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। हिस्ट्री शब्द यानी इतिहास शब्द के प्रथम प्रयोक्ता ये माने जाते हैं। इन्हें कुछ ऐड कर लीजिए। इन्हें विश्व में इतिहास के जनक माना जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आगे हम देखते हैं, इन्होंने इतिहास की व्याख्या भौतिकवादी दृष्टिकोण से की है। भौतिकवादी दृष्टिकोण में संसार में ये माना जाता है कि केवल भौतिक पदार्थ ही सत्य हैं। मतलब धन संपत्ति और जो आत्मिक उद्देश्य है उसको इतना महत्व नहीं दिया जाता। तो इसे ही भौतिकवादी दृष्टिकोण कहा जाता है। इन्होंने इतिहास को खोज एवं अनुसंधान के अर्थ में ग्रहण किया है। यानी कि ये उसे कोई रटी रटाई चीज नहीं मानते हैं। आगे हम देखते हैं, इन्होंने इतिहास के 4 लक्षण बताए हैं। पहला है इतिहास वैज्ञानिक विधा है। दूसरा है इतिहास मानव जाति से संबंधित होता है। तीसरा है इतिहास तर्क संगत यानी कि लॉजिकल विधा है। चौथा है इतिहास एजुकेशनल बेस्ड विधा है या शिक्षाप्रद हम कह सकते हैं। फिर है परिभाषा, सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए कुछ ही विद्वानों की परिभाषा लेके आई हूं जो कि सारी इंपॉर्टेंट रहेगी। फिर हम देखते हैं तेन को। इनका जन्म स्थान माना जाता है फ्रांस। ये आधुनिक इतिहास के जनक माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इतिहास लेखन एवं अध्ययन में विधेयवादी पद्धति का समावेश किया है। विधेयवादी पद्धति होती है जिसमें जाति, वातावरण एवं क्षण या फिर युग, उस युग में जो भाषा का विकास क्रम रहा है उसको देखते हुए जो पद्धति का समावेश किया जाता है वो होती है विधेयवादी पद्धति। यह पद्धति इतिहास को समाज व साहित्य के अनिवार्य संबंधों में देखती है। फिर है इनकी परिभाषाएं। पहली है किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित एवं क्षण विशेष से निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण ही इतिहास है। फिर दूसरी है किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक है। वैसे तो और भी हैं ये पाश्चात्य विद्वान, जैसे हीगल हो गए, कांट हो गए, डार्विन हो गए, हडसन हो गए, लेकिन मैं इन सब की परिभाषाएं आपके लिए लाई नहीं हूं क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और ये फिर लेंथी हो जाता आपके लिए। तो आइए चलते हैं फिर आगे भारतीय विद्वानों के अनुसार इतिहास की परिभाषाएं। यहाँ पर हम देख रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार इतिहास की परिभाषा। ये कहते हैं मानवीय प्रवृत्तियों की खोज ही इतिहास है। ये छोटी सी और सिंपल शब्दों में परिभाषा देते हैं।
फिर अगले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका नाम तो आप सबने सुना ही होगा। इनको हिंदी साहित्य में मील का पत्थर भी माना जाता है। अगर हिंदी साहित्य की बात करेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आएगा ही आएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है इनकी बिल्कुल। ये परिभाषा देते हैं, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही इतिहास कहलाता है। मतलब इनका मतलब है कि जैसे जैसे चित्त वृत्तियों में चेंजेस आते हैं, मतलब मन में क्या है, क्या वो सोच रखते हैं, क्या किसको वो महत्वता देते हैं, तो वैसे वैसे साहित्य के स्वरूप में भी चेंजेस आएंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि आदि काल में कुछ चीजें महत्वपूर्ण रही है, भक्ति काल में कुछ चीजें महत्वपूर्ण रही है, रीति काल में कुछ, तो ऐसे ऐसे साहित्य के स्वरूप में भी चेंजेस आया है। तो अगर शॉर्ट में हम समझें तो ये कहना चाहते हैं, साहित्य समाज का दर्पण है। जैसा साहित्य होगा वैसा ही समाज वहां पे बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे बिल्कुल। फिर है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है जिसका संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। आर्थिक क्रिया मतलब ये भी धन लाभ से कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। फिर हम देखते हैं, सॉरी, फिर है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। इनकी परिभाषा हम देखते हैं। पहली परिभाषा ये देते हैं, मानवीय संवेदनाओं का क्रमिक विवरण इतिहास है। दूसरी परिभाषा ये देते हैं, साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कार्यों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। मतलब उसने जो भी काम करे हैं, अच्छे बुरे, जैसे आलोचना करते हैं तो उसके गुण दोष दोनों चीजों को न्यायोचित दिखा सकना। कि ऐसा नहीं है कि अगर उसने कुछ गलत किया है तो वो गलत चीज हम हाईलाइट कर रहे हैं और जबकि उसके गुण हम दिखाई नहीं रहे। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आलोचनात्मक पद्धति उसके हिसाब से साहित्यकार के कार्यों को रखना चाहिए। फिर है डॉक्टर बच्चन सिंह। इनकी परिभाषा है, पहली है, इतिहास अतीतोन्मुख नहीं भविष्योन्मुख होता है। वह जड़ नहीं गत्यात्मक होता है, मतलब उसमें परिवर्तन होता रहता है। अतीतोन्मुखी इतिहासकार अथवा साहित्यकार पुनरुत्थानवादी होकर जड़ हो जाता है। इस अर्थ में इतिहास लिखने का मतलब होता है भविष्योन्मुखी होना। फिर है दूसरी, इतिहास का विकास क्रम प्रकृति की तरह कार्य कारण श्रृंखला से बंधा नहीं रहता। इतिहास मनुष्य का ही होता है। वस्तुतः वह एक मानवीय तत्व है। ऐतिहासिक घटनाएं परिवेश के अलावा मनुष्य की आकांक्षाओं, निर्णय, क्रियाकलाप आदि पर भी बहुत निर्भर करती है। ये कह रहे हैं कि मतलब वो एक ऐसी क्रिया नहीं है कि वो किसी श्रृंखला से बंधा रहे। वो जैसे जैसे मनुष्य की आकांक्षाओं में बदलाव आएगा, उसके क्रियाकलापों में बदलाव आएगा, वैसे वैसे इतिहास का क्रम भी बदलेगा। फिर देखते हैं हम परिभाषा गणपति चंद्र गुप्त की। ये परिभाषा देते हैं, अतीत के किसी भी तथ्य, तत्व या प्रवृत्ति का वर्णन, विवरण, विवेचन, विश्लेषण को जो कि काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो, इतिहास कहते हैं। गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नाम से पुस्तक की रचना की है और ये वैज्ञानिक पद्धति को ही इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।